Hello guys, good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान कैदाटा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 के रूढ़िवाद वाले टॉपिक को, जो कि हमारा पॉलिटिकल ट्रेडिशन के अंदर आता है। तो आइए समझते हैं रूढ़िवाद के अर्थ को। रूढ़िवाद अंग्रेजी के कंजर्वेटिज्म का हिंदी रूपांतर है। कंजर्वेटिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंजर्वर से हुई है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना या सुरक्षित रखना। रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में जानी जाती है जो पारंपरिक मान्यताओं में गहन आस्था रखती है। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का समुच्चय है जो चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं में सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। रूढ़िवाद को अनुदारवाद भी कहा जाता है। अनुदारवाद नए और बिना आजमाए हुए विचारों और संस्थाओं को अपनाने की बजाय पुराने और आजमाए हुए विचारों को और संस्थाओं को कायम रखने का समर्थन करती है। यह नए विचारों के प्रति कठोर दृष्टिकोण रखती है। अनुदारवाद का सिद्धांत स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में होता है, यानी यथास्थिति का समर्थन करता है। अब रूढ़िवाद के इस अर्थ से हम सीधा सा अर्थ ये ले सकते हैं कि रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वर्तमान में जैसी स्थिति चल रही है उसी का समर्थन करती है, उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव का समर्थन नहीं करती, और जो परंपराएं, जो व्यवस्थाएं सदियों से चली आ रही है, उन्हीं परंपराओं और उन्हीं संस्थाओं के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था चलाई जानी चाहिए, समाज को चलाया जाना चाहिए, ये रूढ़िवादी विचारक मानते हैं। रूढ़िवाद का विचार राजनीतिक विज्ञान में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में रहा। समय के साथ साथ इसके विचारकों ने क्या किया, बहुत से विचार भी दिए अपने। हंटिंगटन के अनुसार अनुदारवाद का सार इतिहास, परंपरा और प्राकृतिक मानव के अनुसार मौजूदा संस्थाओं से विवेकीकरण करना है। अनुदारवादी विचारक इस राजनीतिक अवधारणा को संरक्षण की विचारधारा मानते हैं। संरक्षण की विचारधारा क्यों मानते हैं, इसका सीधा सा अर्थ हम इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो यथास्थिति है उसका संरक्षण करना चाहती है। जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही है, जो मान्यताएं पहले से ही प्रचलित है, उनका संरक्षण करना चाहती है। इसीलिए इसको संरक्षण की विचारधारा कहा जाता है। रूढ़िवाद की अवधारणा जो है उसके समर्थकों में एडमंड बर्ग, रसेल किर्क, हुग सेसिल, माइकल ऑक्सफोर्ड जैसे विचारक आते हैं। रूढ़िवाद शब्द को फ्रांसीसी विचारक शातोब्रायाद ने 1818 में दिया था, जहां पर उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम लॉ कंजर्वेटर रखा था। लेकिन जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसका जो चरम विकास हमें 18वीं 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, जब विभिन्न देशों में क्या हो रहा था, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन बढ़ रहा था। आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की बढ़ती गति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में रूढ़िवादी विचारधारा का जन्म हुआ था, रूढ़िवादी विचारधारा का विकास हुआ था। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रांस की क्रांति का। 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो एडमंड बर्ग, जो कि एक रूढ़िवादी विचारक है, उन्होंने उस क्रांति का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रचलित मान्यताओं, प्रचलित व्यवस्था और प्रचलित जो परंपराएं हैं उसको बदलने पर बल देती है, इसीलिए क्या है, ये समर्थन के योग्य नहीं है। उन्होंने इसका विरोध किया था। उसके अंतर्गत जो समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना थी उसका भी एडमंड बर्ग द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि मानते थे कि इन्होंने क्या है, एवोल्यूशनरी तरीके से नहीं बल्कि रेवोल्यूशनरी तरीके से, क्रांति के तरीके से बदलाव को चुना। तो यह गलत है, ये समाज के हित में नहीं है। इससे क्या है, समाज का विकास नहीं होगा बल्कि समाज अपने हानि के चरम पर पहुंच जाएगा। रूढ़िवादी विचारकों ने अपनी परिभाषाओं के आधार पर रूढ़िवाद को एलेबोरेट किया है। तो आइए जानते हैं क्या उन्होंने परिभाषाएं दी हैं। एडमंड बर्ग के अनुसार हमें अपने आप को न केवल उन लोगों के मध्य साझेदारी में देखना चाहिए जो जीवित है, बल्कि उन लोगों में भी देखना चाहिए जो मृत है और जो पैदा होने वाले हैं। इससे एडमंड बर्ग का तात्पर्य ये है कि समाज के परिप्रेक्ष्य में हमें
अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य को भी लेकर चलना चाहिए। भविष्य का, अतीत का और वर्तमान का सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। बर्क ने यह स्वीकार किया है कि संरक्षण के लिए बदलाव होना जरूरी होता है, पर यह बदलाव क्रमिक होना चाहिए, क्रांतिकारी नहीं। मेनली तो जो अनुदारवादी विचारक है, रूढ़िवादी विचारक है, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि बदलाव का हम तो विरोध करते हैं, बदलाव परंपराओं को बदलता है और जो परंपराएं पहले से टाइम टेस्टेड है और उसकी जगह हम नई परंपराएं ले आएं और उसका लाभ हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस आधार पे वे बदलाव का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये भी है कि वो बदलाव का समर्थन भी करते हैं। वो बदलाव का समर्थन तब करते हैं जब वो परंपरा के संरक्षण के लिए ज़रूरी होती है। मान लो कभी समाज में ऐसी व्यवस्था आ गई कि जो प्रचलित परंपराएं हैं उसके संरक्षण के लिए कुछ बदलाव करने ज़रूरी हो जाएं, तो क्या कहते हैं एडमंड बर्ग? तो वैसे बदलाव कर दिए जाने चाहिए। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखते हैं ये कि वो बदलाव रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं कि वो बदलाव क्रमिक, धीरे धीरे होने चाहिए, समय के साथ होने चाहिए। एकदम से अचानक और तीव्रता से होने वाले जो भी विचार है, जो भी बदलाव है, वो एडमंड बर्ग द्वारा स्वीकृत नहीं किए गए हैं। माइकल ऑकशॉट के अनुसार रूढ़िवाद होने का मतलब है अज्ञात से जान पहचान होना, वास्तविकता से संभव तक, सीमित से असीमित तक, पास से दूर तक, सही से लेकर बहुत सही तक होना। रूढ़िवादियों के अनुसार मानव अपूर्ण और एक कार्यवाही के अप्रत्याशित परिणामों के साथ संयुक्त होता है। यह आकलन करना मुश्किल हो जाता है कि बदलाव बेहतर होगा या नहीं। इसीलिए वे मौजूदा क्रम में परिवर्तन का विरोध करते हैं। जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि वो बदलाव हितकारी होगा या नहीं होगा, बेहतर होगा या नहीं होगा, इसका संशय हमेशा ही बना रहता है। इसीलिए क्या है, वो जो मौजूदा क्रम में है उसी में चलते हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं को अपनाते हैं। इस प्रकार रूढ़िवादी विचारधारा जो है उदारवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद के उदय द्वारा निर्मित दबावों का विरोध करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को परंपरा से मुक्त होने के लिए क्रियाशील रहती है। जब रूढ़िवादी विचारधारा का जन्म हो रहा था, विकास हो रहा था, तब क्या है, समाज में अन्य जो विचारधाराएं हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने विकास, अपने चरम पर बढ़ रही थी। उसमें उदारवादी विचारधारा भी थी, समाजवादी विचारधारा भी थी, राष्ट्रवाद की विचारधारा भी थी। लेकिन क्या है, रूढ़िवादी विचारधारा इन सब के अपोजिट खड़ा होता है, इन सब का विरोध करता है, अपोज करता है। क्यों? क्योंकि जो ये है, ये व्यक्ति को क्या है, स्वतंत्रता देना चाहते हैं, ये व्यक्ति को केंद्रीय मानते हैं। लेकिन जो रूढ़िवादी विचारक है वे व्यक्ति को इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना उदारवादी विचारधारा के लोग मानते हैं। जितना राष्ट्रवाद में परंपराओं का विरोध, मतलब कि परंपराओं से मुक्त होने की बात की गई है, उतना रूढ़िवादी विचारधारा समर्थन करती ही नहीं है। इसीलिए क्या किया है इन्होंने, उदारवाद, समाजवाद और राष्ट्रवाद जैसी ये परिवर्तनशील जो विचारधाराएं हैं, जो परिवर्तन को बढ़ावा देती है और यथास्थिति का विरोध करती है, उसका विरोध किया है। अब रूढ़िवाद की कुछ मान्यताएं स्पष्ट हो जाती है हमें, तो आइए समझते हैं रूढ़िवाद की कुछ मान्यताओं के बारे में। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि परंपरा का सम्मान। तो रूढ़िवादी जो विचारधारा है ये परंपरा का बहुत ज़्यादा सम्मान करती है, क्योंकि ये मानती है कि परंपराएं जो है, जो अतीत से चली आ रही है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है। पहले के बुद्धिजीवी वर्गों ने ये बनाई है तो कुछ सोच समझ के ही बनाई होगी। उन्होंने अपने जो बौद्धिक स्तर है उसके आधार पर ये बनाई है, और ये मेनली क्या है, ये टाइम टेस्टेड है, ये समय के साथ अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। इसीलिए परंपरा का ये बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। ये मानवीय अपूर्णता में विश्वास रखते हैं। ये मानते हैं कि मानव क्या है, नैतिक रूप से अपूर्ण है, इसीलिए उसे क्या है, इतना ज़्यादा सही गलत का ज्ञान नहीं है। उसे नहीं पता कि कौन सा परिवर्तन सही होगा, कौन सा गलत होगा। इसीलिए क्या है, वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसके अलावा वो क्रांति का विरोध करते हैं। क्रांति का विरोध वो इसलिए करते हैं क्योंकि क्रांति जो व्यवस्था में सडन चेंज ले आती है, और वो सडन चेंज का
तो पहले से ही अपोज करते रहे हैं। आंगिक समुदाय का समर्थन करते हैं, वो अणुवादी जो समाज होता है उसका वो विरोध करते हैं और आंगिक समुदाय का समर्थन करते हैं। यहाँ पे आंगिक समुदाय का समर्थन का मतलब ये है कि वो समाज को जो है एक आंगिक रूप में देखती है। जैसे एक शरीर होता है ना, उसमें बहुत से अंग होते हैं, कान, नाक, हाथ, आँखें, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है बॉडी के, और इनका कार्य भी एक स्पेसिफिक कार्य है और इनको क्या है, बॉडी से अलग नहीं किया जा सकता और इनका स्थान भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही बोलता है कि आंगिक समुदाय में क्या है, बहुत जो लोग हैं वो इसके जो है अंग होते हैं और इन अंगों का समाज के बिना कोई महत्व नहीं होता, जैसे शरीर के अंगों का शरीर के बिना कोई महत्व नहीं रह जाता। ये धर्म और प्राकृतिक कानूनों पर जोर देते हैं। ये मानते हैं कि मनुष्य धार्मिक आधार पर बुनियादी जीव होता है। अधिकार समय की देन है। ये मानते हैं कि अधिकार टाइम टेस्टेड है, टाइम के साथ इवॉल्व हुए हैं। जैसे कि हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य ने अपने विकास के लिए क्या किया, समझौता कर लिया और एक अधिकार जो है, जो प्राकृतिक अधिकार है, जो हॉब्स के विचारों में मिलता है, कहीं ना कहीं उसका अप्रत्यक्ष रूप से अंश रूढ़िवादिता में भी देखने को मिलता है। व्यक्ति की अपेक्षा समाज श्रेष्ठ होता है। रूढ़िवादी विचारक मानते हैं कि जो है समाज श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर आंगिक समुदाय है तो ऑब्वियसली अंग से ज़्यादा शरीर इम्पॉर्टेंट होता है, वैसे ही व्यक्ति से ज़्यादा समाज इम्पॉर्टेंट होता है। शक्ति, अधिकार और सामाजिक पदानुक्रम की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये मुक्त बाजार और सीमित सरकार पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि भाई सरकार क्या है, सीमित होनी चाहिए और बाजार मुक्त होना चाहिए। समाज जो है वो क्रम ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। समाज क्रमिक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, यानी कि जो धीरे धीरे विकास होता रहा है उसके आधार पर ही समाज विकसित हुआ है। समाज कोई ऐसी सडन बनने वाली चीज़ नहीं है कि आज नहीं था तो कल है। ये बहुत लंबे समय से बनने वाली प्रक्रिया है और बहुत लंबे समय के बाद समाज क्या है, विकसित हुआ है। सत्ता और अधिक्रमकता का समर्थन किया है और इन्होंने संपत्ति का भी समर्थन किया है। ये संपत्ति का समर्थन करते हैं, जैसे कि व्यक्ति के विकास के लिए भी ये ज़रूरी होता है संपत्ति का समर्थन। लेकिन क्या है, वही हिसाब किताब है कि फिर ये किसी भी तरीके की क्रांति को समर्थन नहीं देते, जैसे कि अन्य विचारधारा के लोग देते हैं, अन्य विचारधारा के विचारक देते हैं। तो रूढ़िवाद के प्रकार जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्वभावगत रूढ़िवाद। स्वभावगत रूढ़िवाद को जो है स्वभाव के आधार पर परखा जाता है। इसमें रूढ़िवाद को स्वभाव का ही एक पहलू मान लिया जाता है। रॉचेस्टर के अनुसार यह प्रभावी रूप से एक स्वभाव या मनोवैज्ञानिक रुख गुण का एक समूह है जो सभी समाजों में अधिकांश पुरुषों द्वारा दैनिक प्रदर्शन पर आधारित होता है। इस प्रकार जो ये रूढ़िवाद का जो स्वभावगत रूढ़िवाद का जो प्रकार है, ये क्या है, व्यक्तिगत रूढ़िवाद की बात करता है। ये व्यक्ति आधारित रूढ़िवाद की बात करता है, ये समाज आधारित रूढ़िवाद की बात नहीं करता। ये व्यक्ति के जो रूढ़िवाद स्वरूप को है दर्शाता है। ये कहता है कि व्यक्ति भी रूढ़िवादी हो सकता है। इसके बाद आता है परिस्थितिजन्य रूढ़िवाद, जिसमें यह रूढ़िवाद का वह स्वरूप है जो सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में विघटनकारी परिवर्तनों के विरोध का दृष्टिकोण है। तो परिस्थितिजन्य जो रूढ़िवाद है वो व्यक्तिगत रूढ़िवाद का विस्तृत रूप कहा जा सकता है, जो समाज के अंतर्गत आता है, जो समाज का रूढ़िवाद होता है। इसमें क्या होता है कि समाज में जो भी सामाजिक या आर्थिक, कानूनी या फिर सांस्कृतिक या राजनीतिक आधार पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका ये कट्टर विरोध करता है। ये मानता है कि भाई इस तरीके के परिवर्तन समाज के हित में नहीं होते हैं। इसमें परिवर्तन के भय के रूप में भी समझा जाता है, यानी कि परिवर्तन का भय हमेशा ही रहता है कि जो परिवर्तन होगा वो समाज के लिए कितना लाभकारी होगा, कितना नहीं लाभकारी होगा भी या नहीं, इसमें संशय तो बना ही रहता है।
परिस्थितिजन्य जो रूढ़िवाद है वो समाज में बदलाव के प्रति निराशाजनक विचार रखते हैं। यह स्वभावगत रूढ़िवाद का व्यापक स्तर होता है। अब बात करते हैं राजनीतिक रूढ़िवाद की। तो राजनीतिक जो रूढ़िवाद है वो राजनीतिक दलों में व्याप्त प्रतिरक्षा की भावना को दर्शाता है। प्रतिरक्षा की भावना क्या होती है कि जो समाज की परंपराएं हैं, जो इतिहास है, उनको बनाए रखने की जो प्रतिरक्षा की जो भावना होती है राजनीतिक दलों की, ये उसकी बात करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आज के कंटेक्स्ट में देखें, अगर कोई पार्टी इतिहास के आधार पर बहुत ज़्यादा बल दे रही है तो वो उसको क्या कहेंगे, हम उसे राजनीतिक रूढ़िवाद का रूप कहेंगे। ये मानता है कि भाई इतिहास हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इस विचारधारा के अनुसार राजनीति में सत्तावाद पितृसत्ता जैसी प्राचीन विचारधारा को बनाए रखने में ही भलाई होती है। ठीक है, ये मानता है कि पितृसत्ता, सत्तावाद जैसी विचारधाराएं समाज में बनी रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबे समय से प्रचलित है और ये परंपरा है एक तरीके से। राजनीतिक रूढ़िवाद अतीत की व्यवस्था का अत्यधिक गुणगान और समर्थन करते हैं। ये अतीत की जो उनकी गौरवशाली गाथा है जिस तरीके की है, वे उसका समर्थन करते हैं। वर्तमान समय में समाज में विकृत व्यवस्था के लिए राजनीतिक रूढ़िवाद पूर्व सरकारों को मानते हैं। यानी कि जो भी समाज में विकृत व्यवस्थाएं हैं, जो समाज में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जो थोड़े बहुत परिवर्तन हुए हैं, जो समाज के हित के लिए नहीं है और जो समाज की विकृति के लिए जिम्मेदार है, उसका कारण किसको मानते हैं? ये मानते हैं जो उनसे पहले की पूर्व सरकारें होगी। राजनीतिक दल, जो प्रेजेंट राजनीतिक दल है, वो पास्ट राजनीतिक दल को सभी कारणों का, सभी जो कृत्य है, विकृत कृत्यों का जिम्मेदार मान लेता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं आज के जैसे दलों में हम देखते हैं तो जो प्रेजेंट का दल है वो पास्ट की नीतियों का विरोध करता ही करता है। ठीक है, तो वो विरोध का आधार रूढ़िवादी क्या मानते थे कि परंपरा का परिवर्तन कर दिया उन्होंने, व्यवस्था को विकृत कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो राजनीतिक रूढ़िवाद में क्या किया गया, जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखने की बात भी की गई, जो पितृसत्ता है उसका समर्थन किया गया। इसके अलावा पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद भी आता है जिसका अर्थ होता है पुरुष नियंत्रित समाज का समर्थन करना। ये पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद क्या मानता है कि जो पुरुष सत्तात्मक समाज है वो बहुत लंबे समय से समाज में चला आ रहा है, यानी कि पुरुष ही समाज का प्रधान होता है, परिवार का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है और पुरुष को ही राज्य, समाज और परिवार का प्रधान बने रहना चाहिए। उसमें ये स्त्री की उपेक्षा कर लेता है, एक तरीके से स्त्री के विषय में अपने विचार देता ही नहीं है, ये पुरुष को केंद्र विषय मान लेता है। फिर जो पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद है उसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है राष्ट्र रूढ़िवाद। एक राष्ट्र रूढ़िवाद की बात करें सबसे पहले तो इसका विचार क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली ने दिया है, जिसमें उन्होंने क्या किया, व्यक्ति की प्रधानता की बजाय सामाजिक दायित्वों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, व्यक्ति की प्रधानता ज़्यादा मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है, सामाजिक दायित्व मैटर करता है। रूढ़िवाद से संबंधित यह विचार लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल ने टोरी लोकतंत्र के रूप में दिया था। इसके बाद क्या है, ये रूढ़िवाद व्यक्तिवाद और समाजवाद के लिए एक नए संतुलन के निर्माण का विचार भी प्रस्तुत करता है। हैरोल्ड मैकमिलन ने अपनी रचना द मिडल वे 1938 में पूंजीवादी व्यवस्था को नियंत्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार एक राष्ट्र रूढ़िवाद में क्या है, दायित्वों को बहुत अधिक महत्व दे दिया गया। इसके अलावा जो पितृसत्तात्मक रूढ़िवाद था उसका दूसरा रूप है ईसाई लोकतंत्र। ईसाई लोकतंत्र में क्या है, दो चीज़ें आ गई, ईसाई और लोकतंत्र। तो ये क्या बोलता है कि लोकतंत्र के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण किया जाना चाहिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहिए, ये लोकतंत्र
का कार्य है। लेकिन वे साथ ही क्या करते हैं, ईसाई धर्म में सामाजिक दायित्व को स्वीकार करने की बात करते हैं, यानी कि जो सामाजिक दायित्व है वो ईसाई धर्म द्वारा पूरे किए जाने चाहिए। इसके बाद तंत्रवादी रूढ़िवाद आता है। इसमें क्या है, स्वेच्छा तंत्र और दक्षिणपंथवाद को जो मान्यता दी गई है, और इसे क्या है, स्वेच्छा तंत्रवाद और दक्षिणपंथवाद के नाम से भी जाना जाता है। रूढ़िवाद सामाजिक रूप से संस्कृति व राष्ट्रवाद की संरक्षक और आर्थिक रूप से बाजारवादी व्यवस्था की समर्थक है। जो तंत्रवादी रूढ़िवाद है, इसमें क्या है, संस्कृति और राष्ट्रवाद का संरक्षण किया गया है और बाजारवादी व्यवस्था का भी समर्थन किया गया है। इसमें दक्षिण पंथ इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह परंपराओं और प्रथाओं पर बल देता है, परंपराओं और प्रथाओं का समर्थन करता है। रोजर स्कूटनर ने कहा कि दक्षिण पंथवाद में मुक्त बाजार के लिए कोई स्थान नहीं है। एंड्रयू गैबलर ने थैचर के विचारों को स्पष्ट करते हुए बाजारवादी व्यवस्था के साथ शक्तिशाली राज्य का समर्थन किया। तंत्रवादी रूढ़िवाद एक तंत्र के रूप में जो है रूढ़िवाद को स्थापित कर लेता है। अब बात करते हैं रूढ़िवाद से संबंधित विभिन्न विचारकों की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विचारक जो है वो आते हैं एडमंड बर्ग। जो है बर्ग को क्या है, एडमंड बर्ग को रूढ़िवाद का पिता माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस में अपनी रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन किया। बर्ग द्वारा लिखी ये पुस्तक आधुनिक रूढ़िवाद के ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में क्या किया एडमंड बर्ग ने, फ्रांस की क्रांति का विरोध किया, क्योंकि वह क्रांतिकारी रूप से फ्रांस में बदलाव लाने का समर्थन करती थी। इसके विपरीत बर्ग द्वारा गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया गया, जो कि अत्यंत क्रांतिकारी साधनों के आधार पर बदलाव नहीं लाई थी, अपितु चरणबद्ध परिवर्तन द्वारा बदलाव लाई थी। तो ये दो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, दो तरीके की क्रांति की बात करते हैं इसमें। एक तो ये है फ्रांस की क्रांति का विरोध करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन करते हैं। तो दो विचार देखने को मिलते हैं। फ्रांस की क्रांति का विरोध इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी तरीके से लाया गया था, और गौरवपूर्ण क्रांति का विचार इन्होंने समर्थन इसीलिए किया क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी तरीके से नहीं बल्कि एवोल्यूशनरी तरीके से हुआ था, यानी कि चरणबद्ध परिवर्तन से हुआ था। तो वही बात है कि एडमंड बर्ग बदलाव का समर्थन करते हैं, लेकिन वो परंपरा के संरक्षण के लिए होना चाहिए, कंजर्व टू दिस ट्रेडिशन के लिए होना चाहिए। बर्ग अतीत में विश्वास रखते हैं और नई व्यवस्था का विरोध करते हैं। इसके अलावा समाज के पारंपरिक दृष्टिकोण में भी विश्वास रखते हैं। एडमंड बर्ग यथास्थिति, संगठनात्मक और दार्शनिक रूढ़िवाद को आधार प्रदान करते हैं। तो इसमें यथास्थिति का तात्पर्य जो वर्तमान में परिस्थिति बनी हुई है, वर्तमान में व्यवस्था बनी हुई है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये एडमंड बर्ग मानते हैं। संगठनात्मक की बात करें तो जो संगठन के आधार पर रूढ़िवाद की विचारधारा है, इसका वर्ग समर्थन करते हैं कि संगठन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संगठनों को बचाए रखा जाना चाहिए। दार्शनिक रूढ़िवाद की बात करें तो अपने दार्शनिक विचारों में क्या है, वो रूढ़िवाद को परिलक्षित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड की। माइकल ऑक्सफोर्ड के विचार विवेकवाद की सीमा के फलस्वरूप उभरे हैं। ये मेन है इनका, विवेकवाद की सीमा के फलस्वरूप उभरे हैं, जिसके आधार पर यह अपनी विचारधारा देते हैं, रूढ़िवादी विचारधारा का समर्थन भी करते हैं। इसके अनुसार राजनीति में वैचारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। राजनीति में वैचारिक दृष्टिकोण का अपना महत्व होता है। ये मानते हैं कि जो विचार है उनका समर्थन करना चाहिए, हमें अपना तर्क नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये तर्क पर विश्वास नहीं रखते। परंपरागत आधार पर ही राजनीति को समझा जा सकता है, ऑक्सफोर्ड ये मानते हैं। ऑक्सफोर्ड स्थिरता को सुधार से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। स्थिरता को बहुत सुधार से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए मानते हैं क्योंकि स्थिरता में कहीं ना कहीं समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने की जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सुधार है उसमें क्या है
कि हम बदलाव तो अवश्यंभावी हो जाते हैं। अगर सुधार करना है किसी चीज़ में तो उसमें बदलाव होना तो स्वाभाविक सी ही बात है। तो बदलाव का तो ऑक्सफोर्ड वैसे ही विरोध करते हैं। तो इस प्रकार स्थिरता का क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि एक सरकार है, ठीक है, वो सरकार अगर स्थिर सरकार है तो वो क्या कर सकती है, वो परंपराओं को, वो संस्थाओं को और जो मान्यताएं हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व रख सकती है। लेकिन अगर जो सरकारें हैं वो बहुत बदलती रहती है तो क्या होगा कि सरकारें बदलने के साथ वो परंपराओं को संरक्षित रखने की कैपेबिलिटी रखेगी नहीं। तो इसीलिए उन्होंने स्थिरता का समर्थन किया है। इन ऑक्सफोर्ड के अनुसार परिवर्तन संदेहपूर्ण होते हैं, क्योंकि परिवर्तन समाज के हित में होंगे या नहीं होंगे ये हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारी तर्क बुद्धि उतनी नहीं होती कि हम पहले ही किसी चीज़ का ज्ञात कर सके कि वो सही है या गलत। इसीलिए परिवर्तन संदेहपूर्ण होते हैं। इसके अलावा माइकल ऑक्सफोर्ड परिवर्तन में धीमे स्वरूप को अच्छा मानते हैं। हाँ, जैसे एडमंड बर्क धीमे स्वरूप के परिवर्तन को अच्छा मानते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड भी परिवर्तन में धीमे स्वरूप को अच्छा मानते हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड की दो महत्वपूर्ण रचना है, रियल रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स 1962 और ऑन ह्यूमन कंडक्ट 1975। इसके बाद बात करते हैं इरविन क्रिस्टॉल की, जो नव रूढ़िवादी विचारक है। इरविन क्रिस्टॉल को नव रूढ़िवाद का पिता माना जाता है। क्रिस्टोल द्वारा समाजवाद, स्वेच्छातंत्रवाद का विरोध किया जाता है और साथ में बाजार आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसका समर्थन किया जाता है। जो इरविन क्रिस्टोल है वो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के प्रति भी सकारात्मक विचार नहीं रखते, वो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का भी जो है विरोध करते हैं। इनकी मुख्य रचना है टू चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म 1978, रिफ्लेक्शन, और इनकी दूसरी रचना है रिफ्लेक्शन ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म 1983। तो ये था कंजर्वेटिज्म का पूरा टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए अब जानते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो किसने कहा कि उचित क्रांति को राजनीति तक प्रतिबंधित होनी चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होनी चाहिए? तो ये किसका कथन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। व्यक्ति अपने ऊपर, अपनी देह और दिमाग पर संप्रभु है, ये किसने लिखा है, ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है? ये जो सारे क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं, नेट ने ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो जितने आप इनको अटेम्प्ट करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हो सके तो आप इनके साथ साथ और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते रहिए। इसके अलावा थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है, जिसका अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है थ्योरिया का, ये आपने बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी बताना है। मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको पुरानी वीडियो में कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अच्छे से देखी है तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।